हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम क्वांटिटी एस्टिमेशन की जो यूनिट 2 है वो देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे यूनिट है आपका एनालिसिस ऑफ रेट, स्पेसिफिकेशन एंड टेंडर्स। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से हमें टॉपिक पढ़ने हैं। तो एनालिसिस ऑफ रेट किस किस चीज़ का करेंगे आप। रेट का एनालिसिस करना है आपको, तो कौन कौन से मटेरियल्स का आप करेंगे। तो यहाँ पे आप लेबर का जो है रेट एनालिसिस करेंगे, इक्विपमेंट का, ओवरहेड चार्जेज जो भी होते हैं, टैक्सेस और प्रॉफिट, ये सारे जो है यहाँ पे एनालिसिस ऑफ रेट्स करेंगे आप इस यूनिट में। देखते हैं हम टॉपिक। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है आपका, लॉन्ग आंसर है ये। देखिए क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनालिसिस ऑफ रेट, व्हाट आर अ पर्पज ऑफ रेट ऑफ एनालिसिस। तो एनालिसिस होता क्या है और उसके पर्पज क्या होते हैं, उसको क्यों किया जाता है। तो एनालिसिस किसी भी डाटा का, आप जैसे कोई भी काम करा रहे हैं या आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करा रहे हैं, तो वहाँ पे जो जो काम होना है उसका हम एक एस्टीमेट बनाते हैं कि कितना यहाँ पे जो है टोटल अमाउंट लगेगा। तो वो जो हम उसका पूरा कितने पैसे लेंगे उसमें, और वो पैसे कहाँ कहाँ लेंगे, लेबर चार्ज कितना होगा, मटेरियल चार्ज कितना होगा, और जो वो काम कराया जाएगा जिस इक्विपमेंट से, उस इक्विपमेंट का चार्ज पड़ेगा। आप जैसे भी रेंट पे लाते हैं, कैसे लाते हैं, ख़रीद के लाते हैं, तो वो सारी उसमें ऐड ऑन करते हैं और टोटल अमाउंट निकालते हैं, रेट का एनालिसिस करते हैं। तो वही चीज़ हम इसमें देखेंगे। तो देखिए, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रेट per unit of particular item of work considering cost of quantities of material, the cost of labors, hire tools, plants, overhead charge, water charge, contractors profit। कॉन्ट्रैक्टर का कितना परसेंट है, और कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट जो है 10% लिया जाता है। ये मान कर चलिए, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तब 10% हम मानते हैं। इज़ नोन एज रेट एनालिसिस या एनालिसिस ऑफ रेट इसको कहते हैं, हमने बता दिया। वैसे ये टोटल। तो फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, रेट ऑफ मटेरियल्स आर यूजुअली टेकन एज रेट्स डिलीवर्ड एट द साइट ऑफ वर्क, इंक्लूड फर्स्ट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ओरिजिन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, रेलवे, फॉरेन, सारे जो टैक्स वैक्स जोड़ के जो भी रेट होता है वो उसी को जो है एनालिसिस ऑफ रेट बोलते हैं। तो इसमें आप लिख देंगे पूरा, देखिए ठीक है। फिर हम देखेंगे इसके पर्पज़ क्या होते हैं, रेट एनालिसिस करने के पर्पज़ क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं। तो फर्स्ट जो पर्पज़ है, टू डिटरमाइन द करंट रेट पर यूनिट ऑफ एन आइटम वर्क एट द लोकेलिटी। उस लोकेशन पे, उस लोकेलिटी में जो भी उस आइटम का जो वर्क करा रहे हैं वो रेट क्या चल रहा है, पर यूनिट उसका रेट क्या है, ये जानने के लिए हम करते हैं रेट एनालिसिस। और सेकेंड है, टू एग्जामिन द विएबिलिटी रेट्स क्वाइटेड द कॉन्ट्रैक्टर्स। मतलब क्वाइटेड बाई कॉन्ट्रैक्टर्स, मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स को एक आइडिया लग जाए। एग्जामिन दी विएबिलिटी ऑफ रेट्स क्वाइटेड बाई कॉन्ट्रैक्टर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स को एक आइडिया लग जाए कितना काम होना है और कितने पैसे लगने हैं, इसलिए हम उसको रेट एनालिसिस करते हैं। फिर थर्ड देखिए, टू असस्टेन द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स लेबर स्ट्रेंथ, और उसमें कितनी लेबर स्ट्रेंथ लगना है, कंप्लीट द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स कितना लगेगा और उसमें लेबर कितने लगेंगे, इस चीज़ को जानने के लिए हम रेट एनालिसिस करते हैं। फोर्थ है, टू रिवाइज द शेड्यूल ऑफ रेट्स ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर और ड्यू टू चेंज सिचुएशन। अगर कोई वहाँ पे सिचुएशन चेंज हो गई, मान के चले बढ़िया मौसम है और मौसम ख़राब हो गया, या फिर और कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसमें आपके लेबर घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। तो इस कंडीशन में शेड्यूल हम बनाएंगे, तो वो रोड जो इंक्रीज़ करता है या फिर डिक्रीज़ करता है, तो मटेरियल जो है कास्ट का, इन सब चीज़ों को हम रिवाइज करते हैं, रिवाइज द शेड्यूल, जिससे कि रिवाइज हो सके। रेट एनालिसिस करते हैं, उसमें अगर कोई चेंजेस आता है तो उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। टू रिवाइज द शेड्यूल ऑफ रेट्स ड्यू टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर और ड्यू टू चेंज सिचुएशन।
तो 4 पॉइंट आपके हो गए, समझ गए होंगे, इसमें लिख सकते हैं आप। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, गिव द फैक्टर्स विच अफेक्ट द एनालिसिस ऑफ रेट। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपके रेट एनालिसिस को अफेक्ट करते हैं। तो अफेक्ट कौन कौन से करेंगे, नंबर 1 देखिए यहाँ पॉइंट है, स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क्स। वर्क का जो स्पेसिफिकेशंस है, काम की जो विशिष्टियाँ हैं, किस प्रकार का काम है, कितना काम होना है, किस किस फर्स्ट क्लास का है, सेकंड क्लास का है, वो हमें पता होना चाहिए। और स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क्स एंड मटेरियल, मटेरियल फर्स्ट क्लास का यूज करना है, थर्ड मतलब पुअर यूज करना है या अच्छा यूज करना है। आप तो जान ही रहे हो कितना अच्छा यूज होता है कामों में, तो उस हिसाब से हम इसको अफेक्ट करेगा। फिर क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स इसको अफेक्ट करेगी। प्रोपोर्शन ऑफ मिक्स का प्रोपोर्शन क्या है, 1:4 यूज कर रहे हैं या 1:1.5 3 यूज कर रहे हैं, या ग्रेड क्या यूज कर रहे हैं आपका प्रोपोर्शन का। फिर मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शनल ऑपरेशनल मेथड कौन सा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको अफेक्ट करती हैं रेट एनालिसिस को। सेकेंड है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स एंड देयर रेट्स, जो क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल है और इनका रेट है, ये भी इफेक्ट करेगा। फिर नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबर एंड देयर रेट्स, लेबर के रेट्स भी चेंज हो सकते हैं। कोई 250 पे लेबर आता है, कभी सिचुएशन चेंज हो गई, महंगाई आ गई, मौसम ख़राब है, तो आपको नहीं मिलेंगे जितनी जल्दी लेबर, तो रेट बढ़ भी सकता है। ओके, तो ये भी अफेक्ट करेगा। फिर लोकेशन ऑफ साइट वर्क एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ मटेरियल एंड रेट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब जैसे आपको काम कराना है, वहाँ से आपके पास जगह नहीं है मटेरियल को डालने की या रखने की, तो काफ़ी दूरी पड़ गई, तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। और साइट जो है आपकी कितनी दूर है वहाँ से, सोर्सेस क्या क्या है, लोकेशन कैसी, ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर तो जानते हैं कितना रोल प्ले करता है किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क में, या फिर आप साइट वर्क करा रहे हैं, तो वहाँ पे पानी की उपलब्धता क्या है, पानी अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है, या हम कहीं से मंगाना पड़ेगा, टैंकर मंगाने पड़ेंगे, उसका अलग चार्ज लगेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं, आपका रेट एनालिसिस जो है बढ़ जाएगा, तो ये अफेक्ट करेगा। फिर मिसलेनियस एंड ओवरहेड एक्सपेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, मतलब और जो खर्चे होते हैं कॉन्ट्रैक्टर के, मिसलेनियस खर्चे मतलब छुटपुट, जो कोई इक्विपमेंट अगर डैमेज हो गया तो उस पर उसको मेंटेनेंस करवाएंगे, उसमें चार्जर लगेगा, पैसे लगेंगे, तो वो एक्स्ट्रा हो जाएगा आपका। फिर साइट कंडीशन एंड दी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन आपका कैसा है और साइट की कंडीशंस क्या हैं, ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो देखिए इसमें स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं। तो डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डायमेंशंस, कंस्ट्रक्शन, वर्कमैनशिप, मटेरियल्स etc ऑफ वर्क डन और टू बी डन प्रिपेयर्ड बाय एन आर्किटेक्ट इंजीनियर्स। तो जो इंजीनियर्स के द्वारा किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क का हम पूरी डिटेल्स लेते हैं, तो उसमें कितनी डायमेंशंस हैं कंस्ट्रक्शन में, वर्कमैनशिप कितने लेबर लगेंगे, मटेरियल्स कौन कौन सा लगेगा पूरा वर्क डन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो स्पेसिफिकेशंस कहलाती हैं किसी भी काम की। फिर टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन कितने होते हैं, ये आपकी 2 टाइप की होती हैं। एक तो जनरल स्पेसिफिकेशन होता है और दूसरा होता है डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन। 2 टाइप्स स्पेसिफिकेशन होती हैं। फिर देखते हैं जनरल स्पेसिफिकेशन क्या है और डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन क्या है। फिर देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है इट्स ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिकेशन के ऑब्जेक्ट भी पूछ सकता है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट्स अगर पूछा जा रहा है तो स्पेसिफिकेशन में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स लगेंगे वो देख लेते हैं यहाँ पे हम। फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस। तो स्पेसिफिकेशन में जो ऑब्जेक्ट लगते हैं वो होता है कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो उसमें आपके डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन सर्व एज कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट बिटवीन ओनर एंड कॉन्ट्रैक्टर। तब जो मालिक है और ठेकेदार के बीच जो भी डॉक्यूमेंट है वो होने चाहिए। लिमिटिंग एंड डिस्क्राइबिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिस्क्राइब होनी चाहिए। एक डॉक्यूमेंट ये हो गया ऑब्जेक्ट्स के रूप में। फिर देखिए गाइड टू बिडर्स, गाइड टू बिडर्स सेकंड है, आप उसमें बिडर्स को गाइड करेंगे। स्पेसिफिकेशन इनेबल द एस्टिमेटर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स टू अराइव एट फेयर प्राइस फॉर द वर्क इन्वॉल्व। उसमें वर्क में जो भी आपका प्राइस इन्वॉल्व है
वो एस्टिमेटर्स को दिखाना होगा उसमें। ओके, फिर देखिए गाइड टू सुपरवाइजर्स, सुपरवाइज को क्या गाइड करना है, तो स्पेसिफिकेशन सर्व एज गाइड फॉर द फैब्रिकेशन इंस्टॉलेशन ऑफ मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट और मटेरियल्स को इंस्टॉलेशन करने के लिए जो गाइड किया जाएगा सुपरवाइज़र को, वो चीज़ें उसमें स्पेसिफिकेशन में होनी चाहिए। फिर देखिए टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन आपका, तो ऑब्जेक्ट कितने होंगे, 3 हो गए, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, गाइड टू बिडर्स एंड गाइड टू सुपरवाइज़र। फिर देखिए इसमें डिफरेंस देख लीजिएगा, ये आ सकता है आपका जनरल और उसमें ब्रीफ में जो स्पेसिफिकेशन है आपकी 2 टाइप की। तो देखिए पहली स्पेसिफिकेशन जनरल स्पेसिफिकेशन किसे कहते हैं, जनरल स्पेसिफिकेशन नेचर, क्लास ऑफ वर्क एंड नेम्स ऑफ मटेरियल शुड बी यूज्ड एज डिस्क्राइब। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको क्या चाहिए, जो वर्क्स है, काम करा रहे हैं, वो किस क्लास का है, फर्स्ट क्लास का है, सेकंड क्लास का, थर्ड क्लास का है, और उसका नेचर क्या है, और नेम्स ऑफ मटेरियल, उसमें मटेरियल कौन कौन से लगे उनका नाम, वो डिस्क्राइब होना चाहिए जनरल स्पेसिफिकेशन में। और ब्रीफ डिस्कशन ऑफ ईच एवरी आइटम इज़ गिवन, और जो भी आइटम उसमें लगेगा उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए। इट इज़ यूजफुल फॉर एस्टिमेटिंग द प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट को एस्टिमेट करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, जनरल स्पेसिफिकेशन का यूज करते हैं। फिर देखिए दी जनरल स्पेसिफिकेशन डू नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, जनरल स्पेसिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं होता है। तो जनरल डॉक्यूमेंट जो होगा वो जनरल स्पेसिफिकेशन डू नॉट फॉर्म अ पार्ट, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं है। फिर देखते हैं डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन फॉर्म अ पार्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट का पार्ट होता है। फिर सेकंड है दे स्पेसिफाई क्वालिटीज़ क्वांटिटीज़ एंड प्रोपोर्शंस, उसमें हम बता रहे हैं किस क्लास का काम है, जैसे फर्स्ट क्लास का है तो फर्स्ट क्लास में कैसा काम हो रहा है, किस ग्रेड का है, तो प्रोपोर्शन क्या है, वो चीज़ें हमें पता है, मतलब उसके भी अंदर की चीज़ें हमें जानना है। उसमें जनरल कह सकते हैं, मोटा मोटी जानते हैं। फिर उसको और अंदर घुस के हमें कोई चीज़ जाननी हो तो वो प्रोपोर्शंस हो गया, उसका ग्रेड क्या है, कितना सीमेंट उसमें लगा है, कितना फाइन है, फाइन एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट है, ये सब चीज़ें आप डिटेल्ड में, मतलब किसी भी चीज़ को डिटेल से जानना। अब जैसे उसकी क्वालिटीज़ कैसी होंगी, क्वांटिटी क्या है, ये चीज़ें, जैसे हम सीमेंट यूज कर रहे हैं, कितना यूज कर रहे हैं, 300 kg यूज कर रहे हैं या 240 किलोग्राम यूज कर रहे हैं, पर क्यूबिक मीटर कितना है, ये सारी चीज़ें उसमें दी रखी होंगी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन एग्जीक्यूशन फॉर पार्टिकुलर आइटम ऑफ वर्क इन अ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को हम काम करते समय उसमें मेथड प्रिपरेशन में कौन यूज कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन में कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप डिटेल्ड में देखेंगे। फिर डिटेल स्पेसिफिकेशन जो है हमें बताता है कि वर्क प्रिपेयर्ड सेपरेटली, स्पेसिफिकेशन डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क आर प्रिपेयर्ड सेपरेटली, जो डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क होगा वो अलग अलग होगा। दे डिस्क्राइब व्हाट वर्क शुड बी एंड हाउ दे शैल बी एग्जीक्यूटेड, व्हाट वर्क मतलब किस टाइप का वर्क है और कैसे वो कराया जा रहा है, ये भी उसमें दिया रहेगा। फिर वाइल राइटिंग द डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन, जब हम डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन लिखते हैं तो सेम ऑर्डर सीक्वेंस एज वर्क टू बी कैरिड आउट इज टू बी मेंटेन्ड, मतलब सेम ऑर्डर रखते हैं उसको लिखते समय। जब हम डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन बनाएंगे तो दिस सेम ऑर्डर सीक्वेंस एज द वर्क, जैसे जैसे हमने काम कराया है वो जो भी जैसे जैसे हमने काम कराया है उसी तरह उसको हम मेंटेन करते हैं 1 बाय 1। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, बाकी आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जो भी नए लोग देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी वीडियो में डाल दूँगा इसके जल्दी से बना के, बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी अपने आप पढ़ते रहिए, आप जहाँ से भी जो कुछ मिल रहा है पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।